आइए अब बात करते हैं वायट-सावर्ट लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमपी बोर्ड में, तो ये बार बार इस चैप्टर से पूछा जाता है। यदि इस चैप्टर से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये तो 100% नहीं तो 99% तो चांसेस के होते हैं ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीटेड होता है, तो इसे अच्छे से समझना है। बहुत ईजी, इसमें कुछ नहीं है। तो वायट-सावर्ट लॉ में हम इसे कैसे इसका ड्राइव करेंगे फार्मूला, वो देखते हैं। यहाँ पर थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन हम पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद थ्योरी को पढ़ पढ़ के इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, पहले एक करंट मतलब करंट कैरिंग वायर ले लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने वायर ले लिया और इसमें करंट कैसा फ्लो कर रहा है हमारा, यहाँ पर ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट आई यहाँ पर फ्लो कर रहा है। और इस पूरे वायर की जो लेंथ है उसको हमने कितना ले लिया, इस पूरे वायर की लेंथ कितनी है हमारी, एल है। इस पूरे वायर की लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ एल है। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने P। अब क्या करेंगे कैलकुलेट करने के लिए, जैसे आपको पता है फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हमेशा कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट मान के चलते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर भी एक छोटा सा पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर मैंने इतना बड़ा एक पॉइंट ले लिया, तो आप सोचिए यहाँ पर हमारा I है, मतलब करंट इस पे फ्लो हो रहा है, और ये पूरे हमारी इसकी लेंथ कितनी है, L है। तो छोटी लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, DL लिख देंगे, क्योंकि हमने छोटी L ले ली तो उसके लिए हमने DL लिख दिया, क्योंकि इतनी बड़ी लेंथ है, हमने इतनी बड़ी लेंथ ले ली तो उसके लिए हमने DL लिख लिया। अब लेकिन इस वायर से क्या करंट फ्लो हो रहा है, मतलब एक करंट कैरिंग वायर है, तो जो हमारा एलिमेंट आएगा वो भी कैसा है, करंट एलिमेंट आएगा। मतलब यहाँ पर ही हमें I लेना होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस पूरे वायर में से करंट तो फ्लो कर ही रहा है, तो उस पूरे वायर में से हमने एक छोटा सा ले लिया, तो लेकिन उसमें भी करंट फ्लो कर रहा है ना, तो करंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन लेंथ छोटी हो जाएगी, तो इसलिए हमने आइडियल ले लिया। और इस पॉइंट से आपका करेंगे हम, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देंगे, ये इससे पॉइंट पे हमने इस पॉइंट को मिला दिया, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी हमारी, R हो जाएगी। मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, R हो जाएगी। तो इस पॉइंट के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड टोटल मिला के कैलकुलेट करना। अभी तक हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते आ रहे थे, वायट-सावर्ट लॉ में हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, कि वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस P पॉइंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है यदि हमने यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट लिया है तो यहाँ पर ही हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे। तो आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, B से करते हैं। तो छोटे एलिमेंट के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, DB लिखूँगा, क्योंकि करना हमें किसके लिए, अभी छोटे एलिमेंट के लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे के लिए निकल आएंगे, लेकिन अभी हम क्या DB लेके चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर अब पढ़ते हैं हम इसको। अकॉर्डिंग टू द लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन करंट एलिमेंट IDL। मतलब जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट किसके है, जो करंट एलिमेंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली डिपेंडेंट का मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो यहाँ पर हमने करंट एलिमेंट लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL, और वो यहाँ पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन करंट एलिमेंट IDL। मतलब किसी भी पॉइंट पर IDL मैग्नेटिक फील्ड पर है, वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगा, करंट एलिमेंट पे करेगा। उसके बाद क्या लिखा है, साइन ऑफ एंगल थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये DB किसके होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ से यहाँ पर ये पॉइंट P पर हमारा क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारा एंगल बनेगा थीटा, ये हमारा एंगल बनेगा थीटा, और ये थीटा कौन सा होगा हमारा, साइन थीटा होगा। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, साइन थीटा के भी होगा। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, साइन थीटा के होगा। लेकिन अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसके बीच में और इसके बीच में कितनी R है, उसके स्क्वायर के हमारे प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली। तो DB के क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये हमारा DB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हमने थ्योरी से 3 पॉइंट निकाल लिए। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों फैक्टर को कंबाइन कर लेंगे आपस में। तो लिखेंगे कंबाइन ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर को हम एक साथ कंबाइन कर लेंगे। तो यदि आप यहाँ से देखें तो DB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से IDL आ जाएगा और यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा।
आइडियल साइन थीटा और नीचे कितना आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। अभी यहाँ पर कौन सा इक्वल की जगह कौन सा आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का आएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम क्या लाएंगे यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आएंगे। लेकिन अभी आपको इतना करना है, इतने के बाद अब हम करेंगे आगे। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो डायग्राम अब मिटा देता हूँ, इतना आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से डायग्राम मिटा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। तो यदि मैं यहाँ पर अब इसे आगे करूँ तो डी बी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर क्या लेंगे हम, के लेंगे, के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के आई डी एल साइन थीटा, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, के की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई। इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, म्यू नॉट 4 पाई होगी। और जैसे हमारी उसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10⁻⁹ होती थी। इसी तरह इसकी वैल्यू भी कितनी होगी हमारी, 10 की पावर -7। ये हमारी म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7। इसे आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं। जो हमारा के हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, 10⁻⁻7 होती है। और लिख सकते कैसे हम, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। तो यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं हम। तो हमारा डी कितना, डी भी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका यहाँ से क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी और ये हमारा बायो-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला आ गया। तो इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ये म्यू नॉट क्या है, जैसे वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिबिलिटी थी। यहाँ पर भी जो परमिबिलिटी है, लेकिन यहाँ परमिबिलिटी क्या करती है, असल में जो फोर्स होता है, मतलब जो लाइंस पास होती हैं उनको क्या अपने पास कुछ लाइंस को परमिट कर लेता है, मतलब कुछ फोर्स को, कुछ मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर ही कुछ परमिट कर लेता है, वो होती परमिएबिलिटी। यहाँ पर म्यू नॉट क्या हमारी परमिएबिलिटी है, जैसे वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर म्यू नॉट है। तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट 4 पाई और इसकी वैल्यू कितनी, 10⁻⁻7 होती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके हमारे फॉर्मूले डायमेंशन और देख लेते हैं। यहाँ पर म्यू नॉट के डायमेंशन और फॉर्मूले और देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले इससे एक चीज़ और पूछी जाती, क्या, बायो-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो उसके बाद हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे इसको कैसे लिखते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जो हमारा बायो-सैवर्ट लॉ था उसको वेक्टर फॉर्म में और देख लेते हैं। ये पूछा जाता है एमपी बोर्ड में, पिछली साल ही 2023 में ये पूछा गया था 2 नंबर में कि कुल हम बायो-सैवर्ट लॉ उसको 2 नंबर में लिखना था हमको वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम फॉर्मूले लेके लिख लेते हैं। जो डी हमारी होती है वो तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तभी तो उसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं। तो उसके लिए एक बार तो मैं फॉर्मूला जो हमने अभी बनाया था वो लिख देता हूँ, आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से क्या जाएगा अपना, म्यू नॉट 4 पाई आ जाएगा। ये हमने यहाँ सिंपल अपना फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आर कैप लगा दूंगा। आर कैप आप यदि आप फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं तो पता है आर कैप क्या बताएगी, हमको डायरेक्शन बताएगी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी क्या हमको डायरेक्शन ही तो बताती है। तो आर कैप यहाँ पर क्यों लगाया हुआ है, डायरेक्शन शो करता है हमारा आर वेक्टर। और आप जानते होंगे, यदि आप पिछली वीडियोस को देखते अच्छे से आ रहे हैं, कि जो आर वेक्टर होता है उसका हमारा आर जो कैप होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर का वेक्टर और अपॉन में आर क्या आ जाता है, हमारे मोड में आ जाता है। इस तरह से हमारी ये वैल्यू लिखा जाती है, इस तरह से इसकी ये वैल्यू लिखा जाती है, इस तरह से इसको हम लिख देते हैं। मतलब आर कैप की वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर अपॉन मोड में आर कैप हो जाती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि इसका ये फार्मूला होता है। यदि आपको पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं, हम पता होगा, नहीं पता लर्न कर लीजिए। ये इसका फार्मूला होता है। सिंपल इस फार्मूले का यहाँ पर हम पुट कर देंगे।
तो यदि मैं इस फॉर्मूले के यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो हमारी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, डी बी वेक्टर म्यू नॉट 4 पाई, और यहाँ से क्या जाएगा आई डी एल साइन थीटा, और यहाँ से ऊपर क्या जाएगा आर वेक्टर आ जाएगा, और आप जानते हैं यहाँ से क्या जाएगा हमारा डी एल मतलब लेंथ होती है, लेंथ भी क्या है वेक्टर में आ जाएगी, करंट पे वेक्टर नहीं लगेगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यहाँ जो नीचे आर स्क्वायर वो आर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से आर वेक्टर तो ऊपर चला गया, यहाँ से के नीचे बता हमारा आर बचा, तो यहाँ पर एक आर स्क्वायर है और यहाँ पर एक आर है, तो यदि इन दोनों में हम लाएंगे इसको नीचे आर स्क्वायर को और यहाँ पर एक आर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा आर क्यूब आ जाएगा, मतलब एक आर यहाँ पर है और ये स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह मैं इसे ना लिख के डायरेक्ट आर क्यूब लिख देता हूँ। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया, इतना आपको समझ में आया होगा। तो यदि आप अब यहाँ से देखें, यहाँ पर इस आई को यदि छोड़ दिया जाए तो डी एल साइन थीटा, डी एल का वेक्टर साइन थीटा और आर का वेक्टर यदि लिखा हुआ, तो यदि आप डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं, मतलब कि यदि डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा तो वो कैसे खुलता है, ए बी कॉस थीटा, और यदि क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारा, यदि मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूँ, ए और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तो ऐसे खुलता है, और यदि ए और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कैसे खुलता है, ए का मोड बी और साइन थीटा, इस तरह से खुलता है। तो यदि आप यहाँ पर देखें जो हमारा डी एल है और आर वेक्टर है और उनके बीच में क्या है साइन थीटा है, तो मैं चाहूँ तो डी एल और आर को ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब कि यदि मैं ऐसे लिखना चाहूँ डी बी वेक्टर म्यू नॉट 4 पाई म्यू नॉट 4 पाई, और आई को हम बाहर लिख देते हैं, और इसको यदि मैं लिखना चाहूँ डी एल वैक्टर इंटू में आर का वेक्टर अपॉन में कितना आ जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ। क्यों यहाँ पर साइन थीटा हटा दिया, क्यों लिख दिया, मैंने इसे क्रॉस प्रोडक्ट में डी एल वैक्टर और आर वैक्टर लिख दिया, तो यहाँ से मेरा साइन थीटा हट गया। और यही क्या होता है हमारा बायो-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये इसका फॉर्मूला होता है बायो-सैवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म को। समझ में आएगा, बहुत ईजी है, 2 नंबर में पूछा गया था। इस तरह से लिख लेना, 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगे थे, वो 2 कॉन्सेप्ट हमने देख लिए और ये हमने फॉर्मूला टाइप कर लिया। इसके अब यूनिट और डायमेंशन और देख लेते हैं जो हमारे बायो-सैवर्ट लॉ उसकी वेक्टर फॉर्म, इसे बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अब बात कर लेते हैं यूनिट और डायमेंशन हमारे किसकी, म्यू नॉट की। तो म्यू नॉट की डायमेंशन फाइंड करने के लिए सिंपल मैंने फार्मूला लिख लिया, डी बी इक्वल म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला लिख लिया। यदि मैं यहाँ से, आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे मैंने कुछ वैल्यू कम कर दी, तो क्यों कर दिए, देखिए यहाँ पर म्यू नॉट तो हमें फाइंड करना। अब 4 पाई की आप जानते हैं कोई यूनिट नहीं होती, 4 पाई क्या यूनिट होती है ना, हमारी साइन थीटा की यूनिट होती है। साइन थीटा की यूनिट आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा, मुझे तो नहीं पता, और ना कि 4 पाई की हमारी यूनिट होती है। इन दोनों की हमारी कोई यूनिट नहीं होती, तो इन दोनों के यहाँ से मैंने हटा दिया। अब सिंपल हमको म्यू नॉट फाइंड करना है। तो यदि मैं यहाँ पर म्यू नॉट को लिख देता हूँ, तो यदि मैं यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू फाइंड करूँ तो डी बी और आर स्क्वायर यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा, डी बी आर स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा और आई डी एल इसके नीचे पहुँच जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की हमारी जो क्या यूनिट आई थी हमारी, टेस्ला, तो इस टेस्ला की मैंने यहाँ पर टी लिख दिया। और आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर, डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे यदि देखें यहाँ पर करंट है, तो करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है। इसे किस रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए से करते हैं। और डी एल भी क्या है यहाँ पर, लेंथ है, तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो 1 एम से 1 एम हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 1 ही एम बचेगा ऊपर। तो इसकी यूनिट क्या आएगी हमारी, टी, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 एम आ जाएगा, और यहाँ से ए ऊपर पहुँचेगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी किसकी, म्यू नॉट की, टेस्ला मीटर ए इनवर्स में आ जाएगा। तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी इसकी। अब डायम होगी, तो अब इसकी डायमेंशन को और देखते हैं। डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले डी बी दिया हुआ है, तो डी बी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। तो यदि आप चाहें तो लर्न कर सकते हैं, वो क्या होती है, M1
L0 T-2 A-1, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की होती है डायमेंशंस। और यदि मैं इसे यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा हमारा M1 L0 T-2 और A-1। और यदि मैं क्या करूँ R स्क्वायर मतलब कि लेंथ का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे भी क्या हो जाएगा, करंट है तो करंट की यूनिट क्या होती है हमारी, एम्पियर होती है। और DL लेंथ है तो DL के लिए भी क्या जाएगा हमारा L आ जाएगा। तो एक L से एक L कट हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, एक L बचेगा। लेकिन यहाँ पर इसको स्पेस नहीं है तो उसको वहाँ पर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब देखिए M तो बन ही आएगा यदि यहाँ से मैं लिखूँ, तो M तो बन ही, क्योंकि M यहाँ पर अब कहीं पर है नहीं तो M बन। और L यहाँ पर अब 0 था, लेकिन एक L से एक L कट गया, लेकिन अभी भी ऊपर क्या एक L बचा हुआ, तो एक L आ जाएगा, M L1 आ जाएगा। और T-2 है तो T यहाँ पर अब है नहीं, तो T भी -2 का 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, A इनवर्स है, और यहाँ पर भी एक है, तो ये भी ऊपर पहुँचेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, A की वैल्यू -2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे अभी ऊपर पहुँचेगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो A की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, इसकी डायमेंशन हो गई। यूनिट देख ली, डायमेंशन देख ली, समझ में आई होंगी आपको तीनों चीज़ें, बायो सैवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म, यूनिट, डायमेंशन। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की।